नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन है। रीट की परीक्षा आप दे चुके हैं और आज हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल 2 की आंसर की पर चर्चा करेंगे। शिफ्ट सेकंड है ना, और ये परीक्षा आपकी हो चुकी है 27 फरवरी 2025 को यह परीक्षा हो चुकी है। ठीक है, पेपर अच्छा हुआ होगा निश्चित तौर पर, और स्मृति आधारित जो प्रश्न कलेक्ट कर पाए हैं, है ना। अब आप सोचिए, प्रश्न कलेक्ट करना भी चुनौती है, क्योंकि जब पेपर ही नहीं मिलता तो आप सोचिए कई विद्यार्थियों से, है ना, पूछताछ करके और उनकी स्मृति पर आधारित जो जो प्रश्न हमें मिल पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने बहुत जल्दी नहीं की, क्योंकि अब वो प्रश्न सही नहीं मिल पा रहा और धमाधम खाली ऐसे ही आपको चमत्कृत करने के लिए वीडियो बना दूं, तो मैं नहीं समझता। ठीक है, व्यूज़ बढ़ सकते हैं, सब लोग सर्च कर सकते हैं उस समय, लेकिन मेरा मानना यह है कि थोड़ा कम से कम धरातल पर कुछ प्रश्न कलेक्ट हो तो हैं। व्यूज़ के लिए काम नहीं करना चाहता, बस आपके लिए काम करना चाहता हूँ, सदैव करूँगा। बीच में कुछ समय का अंतराल रहा कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से, लेकिन अब निरंतर आपसे मिलता रहूँगा। मैं खुद भी जब पढ़ाता नहीं तो बोर हो जाता हूँ, और आप सब मित्र जब नहीं मिलते हैं, मैं आप सब लोगों से मुखातिब नहीं होता हूँ, तब भी मन नहीं लगता है। अब थर्ड ग्रेड की बारी है आपकी। इस परीक्षा के ठीक बाद आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए जी जान से यहाँ से भी लगना है, और आप भी बिल्कुल कटिबद्ध होकर तैयारी करते रहेंगे। और इस तैयारी में मित्रों आपको जो सहयोग करने वाला एप्लीकेशन है हमारा, वो है मधुरम हिंदी प्रो। इसलिए आप सबकी जानकारी में डाल रहा हूँ। आप ये ना समझें कि ये कोई आपको एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट में डाल रहा हूँ। मैं केवल इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि ये एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो एक हिंदी व्याकरण का कोर्स हमने सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री कर रखा है, और 2 टेस्ट सीरीज जो लगभग 1000-1200 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है, और समय समय पर हम टेस्ट आयोजित करते रहते हैं, है ना। वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल आप सभी के लिए फ्री है, जो भी डाउनलोड करता है। तो आप सब विद्यार्थी जो रीट परीक्षा दे चुके हैं उनको बधाई देता हूं। आप पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे, और आपका पेपर ठीक ही हुआ है। 30 प्रश्नों में से मुझे ऐसा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात को कमेंट करके मुझे बताएं कि आप 30 में से कितने प्रश्न जो हैं वो आपके ठीक हो गए। आउट ऑफ 30 आपके कितने प्रश्न ठीक हो पा रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की के बारे में जब आएगी तब हम चर्चा करेंगे, और वो भी मुझे लगता है बहुत जल्दी ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी। सरकार भी ये पात्रता परीक्षा का रिजल्ट भी जल्दी निकालना चाहती है, लेकिन फिलहाल जो आंसर की जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस आधार पर आप बताना कि आपके कितने ठीक हो पा रहे हैं। मित्रों, एक प्रश्न जो यहाँ पर बच्चों से दिखा कि भारतीय संस्कृति में विशेषण है ना, भारतीय संस्कृति में कौन सा शब्द विशेषण के रूप में है, तो निश्चित तौर पर मित्रों संस्कृति शब्द अपने आप में संज्ञा है ना। और ये जो है संस्कृति है कैसी है, ये संस्कृति विदेशी है ना। ये संस्कृति तो विदेशी, देसी, है ना, भारतीय, अमेरिकी, पाकिस्तानी, है ना, ये सब जो शब्द हैं वो विशेषण के रूप में है। तो आप देखिए कि भारतीय संस्कृति में विशेषण शब्द कौन सा है, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय शब्द जो है वो विशेषण है। आप ध्यान रखिएगा। गद्यांश पद्यांश, गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको भी आपने अच्छे से डील किया होगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न मुझे मिल पाए हैं, कलेक्ट कर पाया हूं, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, है ना। तो आप देखिएगा, तो यहाँ भारतीय शब्द जो है वो विशेषण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोगरा शब्द राजस्थानी का आया है। सोगरा शब्द से क्या तात्पर्य है मित्रों, तो उसमें 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी। तो मित्रों जो सोगरा शब्द है वो बाजरे की रोटी के लिए आता है। निश्चित तौर पर आपने यही किया होगा। और मुझे भी याद आता है जब मैं केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी के रूप में कार्यरत था, तो मेरे 2-3 मित्र जो थे वो मारवाड़ से थे, तो वो थोड़ा सा सोगरा शब्द का प्रयोग भी करते थे। तो वो सोगरा शब्द यहाँ, है ना, आपके सामने आ ही गया है। तो सोगरा शब्द बाजरे की रोटी के लिए। फिर एक शब्द आया सगले, है ना। सगले का क्या अर्थ है, ये भी राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ है सर्वत्र। ध्यान दीजिएगा। एक आपके सामने कहावत आई, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ में कंगन है और सामने जो है दर्पण है, तो देख लो कंगन कैसा है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या
पढ़े लिखे को फारसी क्या है ना का अर्थ क्या है ना, अर्थ है। तो इसका अर्थ यही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, दर्पण आपको हूबहू वैसा ही दिखाता है जैसे आप हो। आरसी का अर्थ होता है दर्पण, ध्यान रखना, आरसी का अर्थ होता है दर्पण, ठीक है। तो हाथ में कंगन है और उसको आप दर्पण में देखोगे तो फिर और किसकी आवश्यकता है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे देखें, कृपा शब्द है, 4 ऑप्शन आए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है। तो मित्रों जैसे दया शब्द है, प्रेम शब्द है, धर्म है, ऐसे जो शब्द है मित्रों, ये शब्द जो है सब संज्ञा है, ठीक है। यहां 4 ऑप्शन में आपसे पूछा था कि संज्ञा है, सर्वनाम है या क्या है, तो उत्तर है मित्रों संज्ञा है। और इस संज्ञा में भी किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये मित्रों कौन सी बताओ, है ना, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ध्यान रखना, है ना, ये भाववाचक है, तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आप सभी मित्रों को ये पीडीएफ में शेयर कर लूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मधुरम हिंदी, इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मैं शेयर करने वाला हूं मधुरम हिंदी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुवचन है, सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन जो है वो कौन सा जो है वो सदैव बहुवचन है, तो यहां शायद आनंद शब्द नहीं है, कुछ और शब्द था, ठीक है। यहां 4 ऑप्शन जो थे उसमें शायद पुरुष या ऐसा कोई एक ऑप्शन और है, क्योंकि ऑप्शन लिखना बड़ी चुनौती है। मान लीजिए यहां पुरुष शब्द है, तो ये 4 ऑप्शन थे मित्रों, तो यहां सदैव बहुवचन है ना, लोग बहुत खराब होते हैं, लोग खराब होता है ऐसे नहीं बोलते, है ना, लोग अच्छे हैं, यहां के लोग अच्छे हैं, अच्छा है नहीं, तो ध्यान देना यहां ये जो लोग शब्द है ये सदैव बहुवचन में ही रहता है, तो इसका उत्तर है मित्रों लोग, ध्यान रखना, ये सदैव बहुवचन है। इसके अलावा सदैव बहुवचन होते हैं प्राण, ध्यान रखना, आंसू शब्द सदैव बहुवचन है, दर्शन शब्द सदैव बहुवचन है, हस्ताक्षर शब्द सदैव बहुवचन है, ठीक है, हाँ, और बाल शब्द भी ये सदैव बहुवचन में आते हैं, और होश शब्द भी सदैव बहुवचन होता है, होश शब्द भी सदैव बहुवचन होता है। तो ये भी आपको ध्यान में आ गया होगा मित्रों। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार पेपर भी बहुत अच्छा है और अधिकांश विद्यार्थी हमारे इस बार रीट पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। और चूंकि लेवल 2 की जो है 2-3 पारियों में परीक्षा हो रही है ना, 3 तरह के पेपर मिलेंगे, तो हो सकता है यहाँ नॉर्मलाइजेशन जैसा मामला भी कुछ हो। अब आप देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप है ना, सामंती संस्कृति का रूप है। इस वाक्य में कौन सा काल है, तो मित्रों ध्यान रखना, ठीक है ना, ता है, ती है, ऐसा, जैसे मोहन घर जा रहा है, जहां पर भी है आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, भले ही इससे आगे और कोई क्रिया नहीं है, तो यहां फिलहाल है और है ही अपने आप में मुख्य क्रिया है, ये मान लीजिए। तो है आने की वजह से यहां पर जो काल पूछा जा रहा है, तो वो कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान काल, ध्यान देना, कौन सा काल है मित्रों, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संस्कृति, एक प्रश्न था, संस्कृति का बहुवचन क्या होता है, तो संस्कृति का बहुवचन होता है संस्कृतियां, ध्यान रखना, संस्कृतियां, बहुवचन होता है संस्कृतियां। अच्छा प्रश्न था, आपने भी इसको ठीक किया होगा। फिर प्रमाण का अर्थ क्या है, गद्यांश के अनुसार पूछा गया कि प्रमाण शब्द का अर्थ क्या है, तो अब हमें ध्यान देना है, गद्यांश के अनुसार ही उत्तर देना है। तो गद्यांश में शब्द आया है सबूत, तो यहां प्रमाण शब्द का जो अर्थ है वो है सबूत, आपने ऐसा ही किया होगा। फिर फलों फूलों, ठीक है, फलों फूलों में समास कौन सा है, तो फल फूल आदि, है ना, तो यहां द्वंद्व समास आता है मित्रों, जैसे घर बार आदि, है ना, द्वंद्व समास है, ठीक है, कपड़े लत्ते आदि, ये द्वंद्व समास है। तो यहां फलों फूलों में भी क्या है, द्वंद्व समास, ये जैसे खेत खलियान है, इसमें भी द्वंद्व समास है, ठीक है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर्याप्त में, ठीक है, कहीं पर पर्याप्त कह रहे हैं, कहीं पर परिश्रम कह रहे हैं, तो मित्रों ध्यान देना, भले पर्याप्त या परिश्रम जो भी शब्द आया हो, है ना, इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग जो है मित्रों परि उपसर्ग है, परिधन श्रम, यहां पर तो संयोगी हुआ है, श्रम शब्द के प्रारंभ में परि जुड़ गया, परिश्रम हो गया,
लेकिन यहां संधि हो गई, परिधन आप्त मिलकर बनता है पर्याप्त। कुल मिला के यहां पर पर्याप्त में उपसर्ग जो है वो परि है, और पर्याप्त शब्द में संधि कौन सी अगर पूछा जाए तो मित्रों यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है दोस्तों, यण संधि है। चलिए आगे बढ़ते। जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं या नहीं है, जैसा भी प्रश्न आया हो तो ध्यान रखना। दाव, विपिन, अटवी, कांतार, ठीक है, वन आदि जो है वो जंगल के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। जैसा प्रश्न आपने अटेंड किया है आप उसके अनुरूप समझ जाइएगा। ठीक है, स्मृति पर आधारित है, थोड़ी दिक्कत आती है। एक प्रश्न है, एक प्रधान उपवाक्य व दो आश्रित उपवाक्यों वाला वाक्य क्या कहलाता है? मित्रों निश्चित तौर पर जिसमें प्रधान उपवाक्य एक हो। समझ गए? क्योंकि आश्रय और आश्रित वाला जो भाव है वो तो मिश्र वाक्य में ही होता है। संयुक्त वाक्य में तो मित्रों दोनों ही उपवाक्य जो हैं वो क्या होते हैं? दोनों ही उपवाक्य समस्तरीय होते हैं, उसमें आश्रय आश्रित वाला मामला नहीं है। तो एक प्रधान उपवाक्य और दो आश्रित उपवाक्य, जैसे ही आश्रित उपवाक्य शब्द आ गया इसका मतलब वहां पर वो वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य है। आपने भी ऐसा ही किया होगा। एक प्रश्न आया, चंद्र शब्द जो है वो किस प्रकार का है? तो चंद्र शब्द तत्सम है या तद्भव? तो इसका उत्तर है कि चंद्र शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, और इसी का तद्भव अगर हम देखें तो चांद शब्द जो है वो तद्भव है दोस्तों। तो चंद्र शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ऐसा प्रश्न आया था तो उसमें चंद्र शब्द जो है वो तत्सम शब्द, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक, हालांकि यहां मृत्यु प्राप्त करने का इच्छुक ऐसा आगे लिखा है, तो मुक्ति प्राप्त करने का जो इच्छुक होता है उसको वन वर्ड में बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला या मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वो मुमुक्षु होता है। और मुक्ति प्राप्ति की इच्छा या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा अगर कोई वन वर्ड पूछा जाए तो उसके लिए एक शब्द होता है मुमुक्षा। क्या होता है मित्रों? मुमुक्षा, ध्यान देना, मुमुक्षा। ठीक है, वो है मुमुक्षा। ठीक है, अब आप देखिए ये प्रश्न नहीं आया था, प्रश्न शायद सीधा आया था मृत्यु की इच्छा, है ना, या मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा, तो वो होता है मुमुर रखने वाला, तो मुमुर्षु। ठीक है, और मृत्यु की इच्छा अगर है तो वो मुमूर्षा होता है। आगे प्रश्न है वो अपन बात करते हैं। फिर एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग है, चार ऑप्शन दे रखे थे, समृद्धि, यात्रा और सुविधा। तो समृद्धि, यात्रा, सुविधा ये तीनों तो स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना, ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। तो फिर इसमें पुल्लिंग बचा कौन सा? पूंजीपतियों, बहुवचन में है लेकिन पुल्लिंग यही है ना, पूंजीपति शब्द जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगाने के लिए शब्द के ठीक पीछे किसी क्रिया शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है इसका बहुत सरलता से पता चल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन? अच्छा प्रश्न था। शिवदास गार्डन, आपने जीके में भी पढ़ा होगा। अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक हैं शिवदास गार्डन। ठीक है दोस्तों, फिर परीक्षा का वर्गीकरण कितने आधारों पर परीक्षा का वर्गीकरण किया जा सकता है? कितने आधारों पर? तो मित्रों परीक्षा के स्वरूप के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है, प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो उत्तर है वो है ए और बी दोनों। ठीक है, तो मैं आप सबको सफल होते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूं, और निश्चित तौर पर यह मान के चलिएगा इस संसार में माता पिता और गुरु तीन ही ऐसे शख्स हैं जो आपकी सफलता से बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए मन खोलकर कमेंट करिएगा और आप आगे की तैयारी में जुट जाइएगा। ईश्वर आपको रीट पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण करवा चुके हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, तो ये परीक्षा वाला प्रश्न जो था इसका उत्तर। फिर मित्रों यह भूमि शस्य श्यामला है, इसमें यह भूमि शस्य श्यामला है, तो पूछा गया कि यह क्या है? तो यह मित्रों जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। बिल्कुल है तो विशेषण है, मूल रूप से सर्वनाम है, लेकिन भूमि यानी संज्ञा शब्द से ठीक पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द आता है तो विशेषण बन जाता है, तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और इन दोनों में अगर हम देखें तो विशेषण विशेष संबंध हो गया यह भूमि में। ठीक है, तो फिलहाल यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, ऐसा ही आपको पूछा गया।
फिर बात आई कि इक प्रत्यय नहीं है, ध्यान देना, तो वहां 4 ऑप्शन आए होंगे, धार्मिक आया होगा, हो सकता है आर्थिक आया होगा, है ना, और कुछ आ गया होगा, दैनिक आ गया होगा, ऐसे 4 ऑप्शन आए होंगे। ठीक है, तो यहां पर एक शब्द आया था सटीक, सटीक में इक प्रत्यय नहीं है, ये ध्यान रखना। प्रश्न भी यही पूछ रहा है कि इक प्रत्यय किसमें नहीं है, इनमें तो होता है लेकिन सटीक में इक प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, इंद्रियों के आधार पर टीएलएम के कितने प्रकार होते हैं, मतलब वो टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है, सहायक शिक्षण सामग्रियां जो है उसके कितने प्रकार होते हैं इंद्रियों के आधार पर। अब मित्रों अगर देखें इंद्रियों के आधार पर पूछा है, वैसे तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो 3 प्रकार की होती है, यहां 3 प्रकार की है कि जिसको केवल देखकर हम सीख सके या सिखा सके, देखकर तो वो तो दृश्य हो गया, जिसको केवल सुनकर हम सीख सके या सिखा सके श्रव्य हो गया, और ऐसे कुछ और टीचिंग एड्स हैं जो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं साथ साथ, तो उसको दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री के नाम से भी जानते हैं, जैसे टीवी है, सिनेमा है ना, या नाटक है, ये श्रव्य दृश्य सामग्री है। लेकिन फ्लैश कार्ड केवल देख सकते हैं तो दृश्य सामग्री है, लेकिन रेडियो को केवल सुन सकते हैं तो श्रव्य सामग्री है। मामला यहां पर यह है कि इंद्रियों के आधार पर टीएलएम के प्रकार कितने होते हैं, तो इंद्रियों के आधार पर अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार हमारे सामने हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वहां 3 प्रकार जो है वो ही होने चाहिए। वैसे इंद्रियां देखें तो इसमें इंद्रियां काम तो 2 ही आ रही है ना, क्योंकि एक तो कान काम में आ रहे हैं और एक आ रही आंख, तो हो सकता है कि इसका उत्तर 2 भी हो। अब जो ऑथेंटिक की आएगी उस पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस उत्तर को ठीक किया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, बच्चों को शुद्ध उच्चारण या वर्तनी कब सिखानी चाहिए, है ना, कब सिखानी चाहिए, तो आप देखिए कब सिखानी चाहिए, तो उसमें एक ऑप्शन आया है 6 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों को शुद्ध उच्चारण और वर्तनी, शुद्ध वर्तनी सिखानी चाहिए। इससे पहले तो बोलना सीखते हैं टूटा फूटा कैसा भी चलेगा। फिर व्यष्टि या समष्टि शिक्षण का सामंजस्य निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में होता है बालकों की क्रियाशीलता के आधार पर, तो यहां पर भी थोड़ा कंफ्यूजन है मित्रों, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। हो सकता है भाषा प्रयोगशाला विधि हो या डाल्टन विधि हो, हमें थोड़ा इस पर भी इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है। एक तो होता आंखें खोलना, वास्तविकता का ज्ञान कराना, और एक है आंखें खुलना यानी वास्तविकता का ज्ञान होना। तो इसका सही उत्तर है वास्तविकता का क्या होना मित्रों, ज्ञान होना। मृत्यु की इच्छा रखने वाला वही मुमुर्षु है ना, यही प्रश्न था। और मृत्यु की केवल इच्छा की बात करेंगे तो होता है मुमुर्षा, मृत्यु की इच्छा मुमुर्षा, और मृत्यु की इच्छा रखने वाला वो होता है मुमुर्षु। ये वर्तनी के, शुद्ध वर्तनी के मामले में भी, स्पेलिंग वाले में भी ये जो है शब्द पूछा जाता है, आप ध्यान रखना, एक को छोटा, फिर दूसरा बड़ा, तीसरा फिर छोटा, मुमुर्षु। ठीक है दोस्तों, चलें आगे की तरफ। अनुकूल का विलोम शब्द क्या है, यह भी प्रश्न आया है, तो अनुकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल। मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किन बालकों के लिए किया जाता है विशेष रूप से, तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए विशेष रूप से मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग किया जाता है, जो खेल खेल में बच्चों को सिखाने की पक्षधर है। सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा क्या है, सहसंबंध विधि की मूल अवधारणा सीखने सिखाने की विधि है ना। ये विधि जो है सहसंबंध स्थापित करती है, वस्तु और शब्द के मध्य में एक सहसंबंध स्थापित करती है। ठीक है, तो सीखने सिखाने की विधि है। फिर व्याकरण शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से मित्रों आगमन व निगमन दोनों ही विधियों का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए, यानी व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि अगर कोई है तो वो आगमन विधि है, और इसी की पूरक विधि है निगमन विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आगमन निगमन विधि। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से अधिकांश प्रश्न आप तक पहुंचा दिए हैं। ठीक है, अभी लगभग ये 30 प्रश्न हो गए हैं, एक आध प्रश्न कोई आगे पीछे हो सकता है, स्मृति पर आधारित है, लेकिन और भी कोई प्रश्न इस शिफ्ट का छूटा हो और आपको याद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करें, ताकि मैं उन प्रश्नों पर फिर से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा और उसको भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, मधुरम हिंदी सदैव आप सभी के लिए प्रयासरत है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आने वाले समय में शिक्षा विभाग में आएंगे, और ये 2025 का जो वर्ष है आपके लिए नौकरियों और अपार संभावनाओं से भरा हुआ वर्ष है।
इसका टारगेट आपने बना ही लिया है तो अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस दिन रात एक करने हैं। सपनों के साथ जगना शुरू कीजिएगा। खुली आंखों से सपने आपने देखे हैं तो रात में भी हमें कई बार आंखें खुली रखकर पढ़ना होगा, और बिना पढ़े हुए मित्रों कुछ होता नहीं है, ये आप पेपर देने के बाद महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मित्रों ये पक्का है कि मैं आपके साथ जिस भाव से खड़ा रहना चाहता हूं उस भाव को समझिएगा। मुझे लगता है कि परमात्मा ने मुझे भी नौकरी दी है, घर बार सब व्यवस्था ईश्वर की कृपा से अच्छी दी है, लेकिन आप सोचिए ये क्षण भंगुर जीवन है ना। मेरी ही आंखों के सामने मेरे ही परिवार का होनहार बहुत अच्छा बालक 24 वर्ष का लगभग है ना, जिसका बर्थडे फरवरी में था और वो हमारे सामने चला गया। आप सोचिए तो फिर इस मनुष्य जीवन का कोई ज्यादा यूं देखे तो मोल नहीं है। एक एक सांस का सदुपयोग हो जाए, इस भाव से आप तक पहुंचने का निरंतर प्रयास है। आप कौन सी ढाणी, कौन से घर, कौन से रोड है ना, कौन से फले में रहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप भारत की इस भूमि में है ना, यहाँ इस पुण्य भूमि में रहते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने घर वालों के सपनों को पूरा करने के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं। इसलिए मैं भी आपके सपनों को साकार करने में अगर कुछ साझेदारी निभा लूं तो मित्रों ये जीवन मेरा भी सार्थक हो जाएगा, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, ये पीडीएफ अभी डाल रहा हूं। इससे पहले लेवल 1 वाला जो एक वीडियो बनाया था वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेवल 1 की आंसर की है, ठीक है। और पीडीएफ भी मैंने लेवल 1 वाली भी डाल दी है, आप उसको भी देख सकते हैं, जो विद्यार्थी लेवल 1 का जिन्होंने पेपर दिया है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार मित्रों, धन्यवाद। ये आप ही का चैनल है, मैं भी आप ही का हूं। बस मन से आपको लगे कि हाँ ये बात जो है अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए तो जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।